देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका से एक ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर एप्स्टीन फाइल से भी बड़ा नया धमाका हुआ है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट जहां पर राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर ही सीधा किसानों को बुलाया और आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन को लेकर की गई है चर्चा। बताएंगे कब कौन से बड़े आंदोलन को लेकर रूपरेखा तय की जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर तकरीबन 22 दिनों के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक राज्य के अंदर लगभग 80% सीटें जीतकर एक नया बड़ा इतिहास बनाया है। बताएंगे बीजेपी चौथे और पांचवें नंबर पर खिसक पहुंच गई है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, अमेरिका से हो रहे एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद ही भारतीय जनता पार्टी तेजी से नीचे गिरते चली जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पूरी तरीके से समापन हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमेरिका के एप्स्टीन फाइल के अंदर नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का कई बार नाम सामने आने के बाद संसद भवन के अंदर तो जोरदार तरीके का हंगामा मचा ही हुआ था दोस्तों। और इंडिया और अमेरिका के बीच में हुए ट्रेड डील को लेकर तो विवाद चल ही रहा था और किसान नाराजी थे। लेकिन इस बीच एक ऐसा मामला अमेरिका से सामने आता है जहां पर ये नए बड़े तरीके का धमाका हुआ है। अब इस मामले के सामने आने के बाद देश के अंदर और भी बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। राजनीतिक तौर पर जोरदार तरीके का उथल पुथल देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो खबर सामने आ रही है वो ये कि अमेरिका के अंदर निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो भारतीय मूल का है। और अमेरिका के अंदर इसकी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से दावा किया जाता है कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका के अंदर कई हथियारों को पैसे दिए थे और पैसा इसलिए दिया था क्योंकि सिख अलगाववादी यानी खालिस्तान की मांग करने वाले अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाई जाए, यानी भारत विरोधी बयान देने वाले गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाई जाए। इस मामले को लेकर दोस्तों जब निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका की सरकार ने दावा किया कि उन्होंने निखिल गुप्ता को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि निखिल गुप्ता ने एक शूटर को पैसे देकर गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने की साजिश रची थी और $1 लाख का उसे ऑफर मिला था भारत के एक अधिकारी के द्वारा, यानी भारत सरकार के एक अधिकारी के द्वारा यह ऑफर दिया गया था निखिल गुप्ता को। और निखिल गुप्ता ने $1 लाख के ऑफर को आगे बढ़ाते हुए $15,000 एक एजेंट को दिया ताकि गुरुपतवंत सिंह की हत्या कराई जाए। इस पूरे मामले के बाद यानी निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने दावा किया कि उसने भारत सरकार के एक अधिकारी के कहने पर यह हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद भारत सरकार की ओर से कहा गया कि उनके किसी भी अधिकारी का इस पूरे मामले में कोई दूर दूर तक हाथ नहीं है। दोस्तों ऐसे में अभी तक नहीं पता चला कि किस भारतीय अधिकारी की बात की जा रही है जिसने तथाकथित तौर पर पैसे दिए थे इस हत्या को करवाने के लिए। और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने किसी भी तरीके के आरोपों का खंडन किया है दोस्तों। लेकिन बीते दिन एक खबर सामने आती है। खबर यह है कि 54 साल के निखिल गुप्ता ने कोर्ट के अंदर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनको भारत के एक अधिकारी ने $1 लाख दिया था गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने के लिए। और निखिल गुप्ता ने अमेरिका के कोर्ट में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पैसे मिले हैं, तो इसके बाद भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका उस व्यक्ति को यानी जिस अधिकारी का नाम निखिल गुप्ता ने लिया है, जिसका नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, जिसके कहने पर यानी जिसके पैसे देने पर निखिल गुप्ता हत्या की साजिश रच रहा था, हो सकता है कि उसके इस बयान के बाद अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाए कि उस अधिकारी को अमेरिका अपने पास लेकर आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऐसे में दोस्तों अगर भारत सरकार के किसी बड़े अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो भारत सरकार को भी करारा जवाब देना पड़ेगा और अमेरिका को बताना पड़ेगा कि उसके बड़े अधिकारी इसमें शामिल नहीं है, वरना अमेरिका की ओर से और भी कुछ ऐसा किया जाएगा दोस्तों जिससे भारत की बदनामी होगी। अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार को भी अपने सर पर जांच करानी चाहिए और अमेरिका के दावे को खंडित करना चाहिए, वरना दुनिया भर के अंदर भारत की बदनामी होगी। और आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस बड़े अधिकारी की बात कर रहा है ये निखिल गुप्ता, वो कौन हो सकता है? क्या निखिल गुप्ता कुछ सच बोल रहा है या फिर एक साजिश के तहत वो बयान दे रहा है? लेकिन उसने क्योंकि आरोप को स्वीकार कर लिया है दोस्तों, इसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा क्योंकि अमेरिका का नागरिक माना जाता है गुरुपतवंत सिंह पन्नू को दोस्तों, यानी भारत के लिए वो एक आतंकवादी है और अलगाववाद की बात करता है। लेकिन अमेरिका वाले उसे, अमेरिका देश उसे अपना नागरिक मानता है, इसीलिए अमेरिका इस मामले को लेकर भारत पर दबाव बनाने की भी कोशिश करेगा। ऐसे में दोस्तों कौन वो अधिकारी है जिसके कहने पर यह हत्या साजिश रची गई और आरोप लगाए गए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा क्योंकि मामला और ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आने लगा है। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के साथ में भारत के ट्रेड डील के मामले को लेकर किसान काफी ज्यादा नाराज है दोस्तों। भारत के किसानों ने राहुल गांधी से संसद भवन के अंदर मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसानों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए, किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए उनको लोकसभा में अपने कैबिन में बुलाते हैं दोस्तों। नेता विपक्ष के कैबिन में सारे किसान पहुंचते हैं दोस्तों। किसान नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से उम्मीद की है कि वो जोर शोर से इस मामले को उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो व्यापारिक समझौता हुआ है, यानी ये जो ट्रेड डील हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में, इसमें कृषि उत्पाद के
लिए जो दरवाजे खोले गए हैं, जल्द ही कई अन्य फसलें इसे चपेट में आ जाएंगी, इसके चपेट में आकर बर्बाद हो जाएगी। कांग्रेस के अनुसार किसान संगठन के नेताओं ने भारत अमेरिका समझौते पर विरोध जताते हुए मक्का, सोयाबीन, कपास और फल फूल से जुड़े हुए मामले को लेकर और मेवों की खेती से जुड़े मामले को लेकर किसानों की आजीविका को गहरा चोट पहुंचेगा, इसे लेकर चिंता जाहिर की है। और किसान नेताओं ने राहुल गांधी से समझौते का विरोध करने के लिए बोला है और यहां तक कि कहा गया कि हम लोग एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ बैठक में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खेड़ा मौजूद थे, भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा के नेता एडवोकेट अशोक बलहारा मौजूद थे और बलदेव एस जीरा मौजूद थे। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के अमरजीत एस मोहरी और आम किसान यूनियन के केदार सिरोही मौजूद थे और किसान मजदूर मोर्चा इंडिया के गुरमनीत एस मंगत मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के जमींदार फोरम के हमीद मालिक मौजूद थे और साथ साथ हरियाणा किसान संघर्ष समिति के धर्मवीर गोयत के साथ में कृषक समाज के ईश्वर सिंह और नैन और साउथ हरियाणा कृषि यूनियन और अन्य संगठन के लोग भी मौजूद थे। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी के साथ में किसान नेताओं ने मुलाकात करते हुए आने वाले दिनों के संघर्ष को लेकर काफी चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन एक बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो काफी आगे संघर्ष होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उसमें किसानों के लिए एक काफी संकट का विषय नजर आ रहा है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताकर चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर एफ फाइल के बाद गोदी मीडिया और आईटी सेल का सहारा लेकर बीजेपी के मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों हरदीप पुरी का कई बार एफ फाइल में नाम आया है और वो 4-5 बार मुलाकात की बातें कर रहे हैं, जबकि कई बार और मुलाकात की बातें हैं। दोस्तों ऐसी ऐसी बातें कही गई है जिसको अगर गौर से पढ़ा जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि एफ के साथ में कोई नॉर्मल संबंध नहीं थे हरदीप पुरी के, और जैसा आरोप विपक्ष के लोग भी लगा रहे हैं, पूरे मामले पर हरदीप पुरी कन्नी काट रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर दुबई के जो सीईओ है सुल्तान अहमद बिन सुलेयम, उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। एफ फाइल में इनका नाम आया था और जॉफरी एफ ने इनके बारे में बात करते हुए टॉर्चर वाले वीडियो को लेकर थैंक्स बोला था, धन्यवाद किया था और इसके बाद दोस्तों दुबई के सीईओ को अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन भारत के अंदर हरदीप पुरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर हरदीप पुरी और एफ की मुलाकात को न्याय संगत बताने की कोशिश की जा रही है, जस्टिफाइड किया जा रहा है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया पूरी तरीके से, आईटी सेल भी पूरी तरीके से लग गया है हरदीप पुरी को बचाने के लिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बड़ा ऐलान अडानी ग्रुप की ओर से किया जाता है। दोस्तों नवंबर 2025 में अडानी की कंपनी कहती है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में आना चाहते हैं। दिसंबर 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक कानून लेकर आया जाता है जिसमें जो सिविल न्यूक्लियर पावर से जुड़ा हुआ मामला है, यानी लोगों को जो बिजली न्यूक्लियर प्लांट बनाकर पहुंचाने वाली इंडस्ट्री है जिसे सिविल न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री बोला जाता है, उसको पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी निजीकरण कर दिया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल को, कानून को बिना बहस के संसद के अंदर पास करवा लिया दोस्तों। जैसे ही संसद के अंदर पास हुआ तो उसके बाद अडानी ग्रुप ने एक दिन पहले ऐलान किया है कि वो नई कंपनी बनाने जा रहे हैं। एटॉमिक पावर कंपनी अडानी की बनने जा रही है, यानी बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, भारत में बिजली अभी कोयले और सोलर पैनल से बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोयले से बिजली बनती है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी देश के अंदर है दोस्तों, जहां पर पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जाता है। ऐसे में अब एक नए तरीके से लोगों तक बिजली पहुंचाने को लेकर अडानी ग्रुप मैदान में उतर रहा है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप बिल पास होने के लगभग 1 महीने के अंदर ही नई कंपनी बनाने का ऐलान कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि न्यूक्लियर पावर जनता को मुहैया करवाना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर यही है कि क्या देश के अंदर 1-2 कंपनियां ही बची है जो बड़े बड़े उद्योगों में जुड़ेंगी, और जो छोटी कंपनियां हैं उनको कब आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि देश के अंदर किसी 1-2 व्यापारी का कब्जा नहीं हो, सारे अलग अलग सेक्टर में कई सारी कंपनियां हो ताकि जनता को फायदा मिल सके। लेकिन हर सेक्टर के अंदर केवल 1-2 कंपनियां ही देखने को मिलती है दोस्तों, जिस कारण से भारत के जो नागरिक है, जो ग्राहक है, उनको सही दाम पर सामान नहीं मिलता, सही सामान नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेलीकॉम का सेक्टर। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें संसद के अंदर बजट सत्र के पहले भाग में सदन के अंदर भारी हंगामा होता है दोस्तों। सदन के अंदर कार्रवाई के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया और लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे को लेकर मांग तेजी से उठाई गई और विपक्षी सांसदों ने एफ फाइल से जुड़े मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया परिसर के अंदर। और सदन में हंगामे के बाद पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के बजट के दूसरे सेशन तक इसे स्थगित कर दिया गया है, यानी 9 मार्च से अगला सेशन शुरू होगा, तब तक सदन की कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हरदीप पुरी का मामला अब काफी ज्यादा विपक्ष के बीच में गूंजता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। विपक्ष ने फैसला लिया है कि बीजेपी को हरदीप पुरी के मामले पर घेरा जाएगा, एफ फाइल के नाम पर घेरा जाएगा। हरदीप पुरी जितनी बार बोलते हैं उतनी बार उल्टा अपनी पार्टी को फंसा देते हैं दोस्तों। एक बार फिर से उन्होंने बयान देकर कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज कर डाला है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें लोकसभा में हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगे दोस्तों। संसद की कार्रवाई 9 मार्च तक स्थगित कर दी गई। बीजेपी बोली, कहा राहुल सत्ता पाने के लिए देश का बंटवारा
निवारा चाहते हैं, यानी राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे दोस्तों। और बीजेपी वालों का तो पहले ही पता था कि ये बोलेंगे कि राहुल गांधी और सोरोस के बीच में साठगांठ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले से तैयारी करके आई थी। एफसीन फाइल भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लहराते हुए विरोध किया गया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब हरदीप पुरी का राजनीतिक करियर बच पाना काफी मुश्किल है, आने वाले दिनों के अंदर इनके खिलाफ और बड़ा मोर्चा विपक्ष खोलेगा, तो अपनी राय जरूर लिखता है। साथ साथ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बता दिया कि तेलंगाना में उनकी लोकप्रियता के आसपास भी कोई नहीं भटकता और कांग्रेस पार्टी ने लगभग 80% सीटों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य चुनाव की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2866 वार्ड के अंदर चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें से 1499 वार्ड यानी लगभग आधे से ज्यादा वार्ड में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। बीआरएस पार्टी को 765 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी केवल 285 वार्ड में ही जीत हासिल कर पाई। ऐसे में दोस्तों एआईएमआईएम ने 58 वार्ड में जीत हासिल की, जबकि सीपीआईएम को 13 वार्ड में जीत मिला। इन चुनाव को राज्य की कांग्रेस सरकार के शहरी मतदाताओं के बीच में लोकप्रियता की परीक्षा के लिए मिनी जनमत संग्रह के तौर पर देखा गया, यानी मिनी रेफरेंडम के तौर पर देखा गया, और इसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है। तो इसका मतलब शहरी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में दबदबा है, और हैदराबाद समेत और भी जो बड़े क्षेत्र है दोस्तों, शहर वाले क्षेत्र है, उन हर जगह पर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रभाव दिखाया है। ऐसे में रेवंत रेड्डी की लोकप्रियता अकेले कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाए हुए है, और लोकप्रियता का आलम यह है दोस्तों कि 80% सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जा रही है, और उस राज्य के अंदर जीत रही है जो महाराष्ट्र से सटा हुआ राज्य है, जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है कि सरकार बने, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो रेवेन्यू स्टेट है दोस्तों, और बीजेपी जैसे तैसे यहां पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कतई स्वीकार नहीं करती, और एक तरीके से मैसेज दिया गया है बीजेपी वालों को कि रेवंत रेड्डी की विचारधारा के साथ जनता खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता में जबरदस्त नाराजगी है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को ईडी के द्वारा समन भेजा गया था, नोटिस भेजा गया था दोस्तों, और समन भेजने पर एक बड़ी कार्रवाई हो गई। हुआ ये कि कैप्टन अरविंदर सिंह को पंजाब के अंदर ईडी के एक ऑफिसर ने समन भेजा था, और जलंधर में उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था दोस्तों। ऐसे में अस्पताल में भर्ती है कैप्टन अरविंदर सिंह, लेकिन कैप्टन अरविंदर सिंह को नोटिस भेजने वाले, समन भेजने वाले ईडी के अधिकारी का ट्रांसफर हो गया चेन्नई, उनको सीधा चेन्नई भेज दिया गया। कांग्रेस के ऑफर से बीजेपी में हड़कंप है दोस्तों। आपको बता दें कि संगठन मंत्री के बाद वर्किंग प्रधान भी अरविंदर सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कुल मिलाकर कैप्टन अरविंदर सिंह को ईडी का समन मिला, और बताया जाता कि ये समन जरूर उन पर राजनीतिक दबाव डालने के लिए भिजवाया गया है। हालांकि जिस व्यक्ति ने भेजा था, जिस ईडी के ऑफिसर ने समन भेजा था दोस्तों, उसी का ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस पर और सवाल ये उठते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर, वैसे तो ईडी वाले नोटिस वोटिस भेजते नहीं है दोस्तों, कभी एक दो समन वगैरह भेज दे तो क्या उनका ट्रांसफर करके ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जांच एजेंसी का कोई अधिकारी आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी के नेता को नोटिस ना भेजे। कुल मिलाकर टाइमिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में दोस्तों कैप्टन अरविंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, और इसी कारण बीजेपी के लोग मिलने के लिए, कैप्टन अरविंदर सिंह से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें ईवीएम से चुनाव कराए गए महाराष्ट्र के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी 88% सीटें जीत गई, और जब बात आई तेलंगाना की, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराया तो कांग्रेस पार्टी 80+ सीटें जीत गई, और बीजेपी को मात्र 10% सीटें मिली। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरीके से परफॉर्म क्यों करती है। ये सवाल भी उठना चाहिए दोस्तों, क्यों भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बैलेट पेपर वाले चुनाव में इतना खराब होता है, और ईवीएम वाले चुनाव में बीजेपी का एक तरफा माहौल रहता है। क्या आपको इस पूरे मामले पर कोई शक होता है? जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर हरदीप पुरी पर उठ रहे सवालों के बीच में गोदी मीडिया के माध्यम से ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी से मुलाकात करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आतंकवादी हो गया है। यानी अगर एफसीन से मुलाकात हरदीप पुरी ने कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हरदीप पुरी भी वही हो गई जो एफसीन है। इस तरीके की बातें और कुतर्क दोस्तों गोदी मीडिया पर दिए जा रहे हैं हरदीप पुरी को बचाने के लिए। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि गोदी मीडिया में कुछ एंकर्स द्वारा दुनिया के सबसे घिनौने अपराधी एफसीन का बचाव पक्ष रखा जाना निहायत ही शर्मनाक है, और गोदी मीडिया बीजेपी और बीजेपी के मंत्रियों का पक्ष लेते लेते इतना गिर गया है कि ये किसी भी कल्पना से परे है। अगर आप भी मानते हैं कि हम सही बोल रहे हैं सांसद महोदय दीपक हुड्डा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों 8600 कंप्लेन अभी तक 10 सालों में सिटिंग जजों के खिलाफ कोर्ट के अंदर पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो शिकायतें दी गई है, इन शिकायतों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये आंकड़ा बताया जा रहा है 2025 में तकरीबन 1102 आरोप लगे थे सिटिंग जज के ऊपर, यानी जो वर्तमान जज है उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी, और टोटल 8600 के आसपास ये कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है दोस्तों, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लोगों ने पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट पर क्या दूसरा नियम लागू होता है? इसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के आला अधिकारियों को देना चाहिए। साथ साथ
असम के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य पुलिस विभाग ने एक बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के भाई और बारपेटा के एसएसपी सुशांत बिस्वा शर्मा का तबादला कर दिया है। उन्हें सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महिला और बाल अपराध में तैनात किया गया है। सुशांत बिस्वा शर्मा की जगह पुष्किन जैन को बारपेटा का एसएसपी बनाया गया है। जैन की जगह शर्मा को सीआईडी में पोस्टिंग दी गई। गुवाहाटी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस हरे कृष्ण नाथ का ट्रांसफर करके उन्हें एसएसपी सीआईडी व्हाइट कॉलर क्राइम बना दिया गया है। इस पद पर पहले बर्मन हुआ करते थे। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो तबादले चल रहे हैं वो असम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग धीरे धीरे करके असम के प्रशासनिक तंत्र पर कंट्रोल लेता जा रहा है, क्योंकि ये हिमंता बिस्वा शर्मा के करीबी उनके भाई थे। तो ऐसे में अगर ये किसी जिले में मौजूद है तो इसका मतलब उनकी मौजूदगी से हिमंता बिस्वा शर्मा को फायदा मिल सकता था, और इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा के भाई को दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी गई है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां हरियाणा के राजनीति में गब्बर के नाम से मशहूर कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर से विवादों में आ गए। हुआ ये कि कैथल के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिला कष्ट निवारण समिति यानी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिडर्सल कमेटी की बैठक के दौरान उन्होंने एक कांस्टेबल के तबादले की बात की दोस्तों, और कहा कि मैं चाहता हूं कि कैथल की एसपी सिपाही को तुरंत सस्पेंड करे, ये मेरा फरमान है। इसके बाद कैथल की एसपी कहती है कि मैं ऐसा आदेश नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी पावर नहीं है, मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। पेच तब फंस जाता है दोस्तों। वो कहती है कि आरोपी एएसआई कुरुक्षेत्र जिले में तैनात है, इसलिए कैथल के एसपी के पास निलंबित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीजीपी या कुरुक्षेत्र के जो एसपी है वो ऐसा कर सकते हैं। इस पर बीजेपी के नेता विज का पारा बढ़ जाता है दोस्तों, और अनिल विज कहते हैं कि आपके पास पावर नहीं है तो जाइए यहाँ से। जवाब में एसपी उपासना ने अपनी बात को कायम रखते हुए कहा कि वो केवल पत्र लिख सकती है। उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी को और जो कुरुक्षेत्र के एसपी हैं उनको लेटर लिख देती हूँ, मेरे अंदर ये पावर नहीं है, मेरे पोस्ट में ये पावर नहीं है कि मैं सिपाही को सस्पेंड करूँ, और मैं अपने जुरिडिक्शन के अंदर ही काम कर सकती हूँ। इसके बाद दोस्तों भड़कते हुए काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे अनिल विज, जिससे पता चलता है कि शायद अनिल विज मंत्री बन गए हों, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि जुरिडिक्शन का क्या मतलब होता है। कोई अधिकारी किसी दूसरे जगह पर जाकर एक्शन नहीं ले सकता, वो अपने क्षेत्र के कर्मचारियों पर, अपने क्षेत्र के लोगों पर एक्शन ले सकता है, किसी बाहर जिले के व्यक्ति पर एक्शन नहीं ले सकता। हालांकि बाद में भी एसपी ने इसी बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पावर नहीं है इसे सस्पेंड करने का, इसीलिए मैं डीजीपी को लेटर लिख देती हूँ, आप कहोगे तो। फिर अनिल विज कहते हैं कि ठीक है लिख दो, तब जाकर आखिरकार मामला शांत होता है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें जिला पंचायत कार्यालय में दिन दहाड़े अधिवक्ता फारूक अहमद खान की गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर वकीलों ने विरोध जताया, और 2 दिन के बाद भी कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रफ्तार धीमी पड़ गई और अब वापस से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर खराब कानून व्यवस्था को लेकर वकील भी काफी नाराज है दोस्तों, और रामपुर के अंदर वकीलों का ये विरोध देखने को मिला। साथ साथ बांग्लादेश के आम चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बुलाए जाने के मुद्दे को लेकर भारत के साथ शुरू से ही टकराव देखने को मिल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बीएनपी पार्टी आधिकारिक रूप से भारत सरकार से अनुरोध करती है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाना चाहिए, और बांग्लादेश में उनके खिलाफ केस चल रहा है और जब तक केस में उनको बरी नहीं किया जाएगा तब तक उनके खिलाफ सजा के ऐलान तक उन पर जरूर कोर्ट की कार्रवाई होगी। बांग्लादेश में उनको भेजना चाहिए, हसीना को भेजना चाहिए। अब देखना यह है कि बीजेपी सरकार क्या फैसला लेती है दोस्तों, क्योंकि शेख हसीना एक ऐसी नेत्री है दोस्तों जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी और भारत के काफी क्लोज रही है। हमेशा से उन्होंने भारत के समर्थन में कई बड़े फैसले लिए और भारत बांग्लादेश के संबंध हमेशा अच्छे रहे जब वो सरकार में रही है। ऐसे में उनको इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बीएनपी पार्टी ने शुरू से ही डिमांड करनी शुरू कर दी है, तो कह सकते हैं कि मामला इतनी जल्दी शॉर्ट आउट होता हुआ नजर आता नहीं है दोस्तों। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पोस्टर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तस्वीर लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रविवार को हमीरपुर के कार्यक्रम में भाग लेने से पहले तस्वीर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सामने आई, जहां पर नड्डा और धूमल दोनों के इस कार्यक्रम में एक साथ मंच शेयर करने की उम्मीद थी। ऐसे में दोस्तों ये तस्वीर ऑनलाइन शेयर की गई, पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी और वरिष्ठ नेता का अपमान बताया गया, यानी जेपी नड्डा की तस्वीरें प्रेम कुमार धूमल के ऊपर उनके पोस्टर के ऊपर लगाई गई। दोस्तों इससे धूमल के समर्थक काफी नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 तरीके के गुट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री धूमल का गुट है दोस्तों, जिसमें अनुराग ठाकुर और कई नेता है। दूसरा जेपी नड्डा का गुट है, जो जेपी नड्डा कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसीलिए दोनों के बीच में विवाद हमेशा देखने को मिलता है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ जमानत के बाद सियासी भूचाल मचाने के लिए पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं दोस्तों। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को बड़ी राहत मिलने के बाद बेऊर जेल से बाहर आने के बाद अब गिरफ्तारी 7 फरवरी को जो हुई थी उसके
बाद कहा कि मेरी हत्या का प्रयास किया गया और इसमें दिल्ली, बिहार और पूर्णिया के एक नेता ने गहरी साजिश रची थी। पप्पू यादव पटना के अंदर एसएसपी और सिटी एसपी और एक इंस्पेक्टर पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि पहले भी लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले को लेकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई। सांसद ने दावा किया कि खेमका हत्याकांड में वे एक मंत्री का नाम उजागर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये मामला जब हुआ उसमें जो एनकाउंटर किया गया मामले को सही दिखाने के लिए यानी कार्रवाई दिखाने के लिए, तो जो एनकाउंटर किया गया वो भी फर्जी तरीके से किया गया। पप्पू यादव ने पटना के फुलवारी शरीफ में पहुंचकर छात्रा के परिजनों से मुलाकात करते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिला इमारत से गिरने से मौत के मामले को लेकर न्याय की मांग की है। कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार के अंदर जिस तरीके की स्थिति है उसे लेकर पप्पू यादव सड़कों पर उतरकर और हर जगह पर कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं और जो पूरा तंत्र है दोस्तों उसको एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ में कुछ न्यूज चैनल देश के अंदर है दोस्तों जिनको गोदी पत्रकार, गोदी न्यूज चैनल बोला जाता है। उसका कारण ये है कि ये लोग बड़े छोटे तरीके से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यानी बहुत सटल तरीके से ऐसा करते हैं। एनडीटीवी का एक शो था जिसमें लिखा था कि शूट एंड स्कूट विदाउट प्रूफ और राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया और हरदीप पुरी के बचाव में ये शो किया गया था। इसमें राहुल गांधी की फोटो एफटीन के साथ दिखाई गई है। सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी की फोटो एफटीन के साथ में नहीं होनी चाहिए थी? उनका नाम तो एफटीन फाइल में आया था, राहुल गांधी का तो नाम भी नहीं आया। फिर भी गोदी मीडिया वाले दोस्तों आजादी के नाम पर यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी दिखाकर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई सवाल पूछे तो उसके बाद ये अपने आप को जर्नलिस्ट बताएंगे, पत्रकार बताएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर एजेंडा चलाते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर किया बहुत